हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेस फिजियोलॉजी और लास्ट लेक्चर तक हमने वाटर स्ट्रेस के बारे में बात करी थी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फर्दर एबायोटिक स्ट्रेस, जिसमें हम पहली बात करना चाहते हैं सॉल्ट स्ट्रेस के बारे में। तो बेसिकली सॉल्ट स्ट्रेस का मतलब ये हो गया कि जब किसी सेल के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो उसे हम सॉल्ट स्ट्रेस बोलते हैं। अब बात ये है कि जो ये इंक्रीज होता है इन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन ए सेल, तो इससे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, यानी सॉल्ट स्ट्रेस के प्राइमरी इफेक्ट्स क्या क्या हैं। प्राइमरी इफेक्ट्स आप खुद सोचिए, यदि एक सेल है, उस सेल के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते ही सबसे पहले तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सॉल्ट और वाटर का तो अपोजिट रिलेशन है, सॉल्ट ज्यादा तो वाटर कम। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से सॉल्यूट पोटेंशियल है, इट बिकम्स मोर नेगेटिव। ये भी सीधा सीधा इसी से जुड़ा हुआ है, सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगी। डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स में से सोडियम क्लोराइड ज्यादा है तो आयन टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, यानी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, आयन टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। और सेल के अंदर पानी की कमी हो गई तो सेलुलर डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं अपन, सेलुलर डिहाइड्रेशन। ये तो हो गए प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि ऐसे इफेक्ट्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब सीधा सीधा होते हैं कनेक्ट, उसे प्राइमरी इफेक्ट बोलते हैं। और सेकेंडरी इफेक्ट का मतलब क्या है? सेकेंडरी इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट का मतलब हो गया इनडायरेक्ट इफेक्ट, जो कि इनडायरेक्ट तरीके से अपीयर होते हैं। इनके अंदर जो आपने वाटर के लिए लिखे, ऑल लाइक वाटर स्ट्रेस, एक तो वो हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट स्ट्रेस बढ़ने से वाटर स्ट्रेस आता ही आता है। जब सेल के अंदर सॉल्ट की मात्रा बढ़ेगी तो सॉल्ट बढ़ने से वाटर कम हो जाएगा, तो ये आ गया इफेक्ट। इसके अलावा यहां पर एक तो नॉन स्पेसिफिक ऑस्मोटिक स्ट्रेस आता है। नॉन स्पेसिफिक ऑस्मोटिक स्ट्रेस का मतलब हो गया कि कोई भी तरीके से ऑस्मोसिस पे इफेक्ट पड़ जाए। और दूसरा स्पेसिफिक आयन इफेक्ट, कोई मान लो स्पेसिफिक आयन है, वही कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ गया तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर। तो ये कुछ सेकेंडरी इफेक्ट के अंदर आते हैं। अब प्लांट्स होते हैं दो टाइप के, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, स्ट्रेस को लेकर नहीं, सॉल्ट को लेकर के, अकॉर्डिंग टू सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। एक टाइप के जो प्लांट्स हैं इन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स। और दूसरे टाइप के जो प्लांट्स हैं इन्हें कहते हैं ग्लाइकोफाइट्स, ग्लाइकोफाइट्स। हेलोफाइट्स सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं, यानी ये सॉल्ट वाली सॉइल के अंदर या सॉल्ट वाली एरिया में वाटर में ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंग्रोव्स होते हैं ना, मैंग्रोव्स हैं वो हेलोफाइट्स ही होते हैं। ग्लाइकोफाइट्स होते हैं सॉल्ट सेंसिटिव, सॉल्ट
सेंसिटिव, ऐसे प्लांट्स जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं इंपॉर्टेंटली, कि सॉल्ट स्ट्रेस के अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप के आयंस हैं, मोस्ट कॉमन आयंस, ये होते हैं सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। ये बढ़ जाते हैं साइटोसोल में, इंक्रीज इन साइटोसोल। तो मेनली सॉल्ट स्ट्रेस है वो इन दो के कारण आता है। अब ये जो सॉल्ट है इनका सॉइल पे क्या इफेक्ट होगा, इनका सॉइल पे क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ सॉल्ट्स ऑन सॉइल, सॉइल पे क्या इफेक्ट है। देखिए आप खुद इमेजिन करो कि कहीं एक सॉइल है ये, और इस सॉइल के अंदर सॉल्ट बढ़ जाए, ये मान लो सॉल्ट है, ये सॉल्ट बढ़ गया, तो सॉल्ट के बढ़ने से क्या होगा, सॉल्ट के बढ़ने से सॉइल के पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट के जो आयंस होंगे वो आयंस रिएक्ट करेंगे सॉइल पार्टिकल के साथ में, और ऐसा होने से अल्टर द सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, सॉइल की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। और क्या क्या इफेक्ट होगा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉलिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल है वो सॉलिड हो जाएगी। जैसे ये मान लीजिए अर्थ की सरफेस हो गई और ये एकदम सॉलिड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ की जो सॉइल है वो हार्ड हो गई है। एक इमेजिन करिए कि यहाँ प्लांट ग्रो कर रहा था ऐसे, तो अब ये सॉलिड सॉइल जो होती है ना, सॉलिड सॉइल, ये इतनी ज़्यादा सॉलिड होती है कि वाटर अंदर नहीं जा सकता, वाटर सॉइल के अंदर नहीं जा पाएगा। ये इतनी सॉलिड हो चुकी है कि एयर भी सॉइल के अंदर नहीं जा पाएगी। तो बिना कारण यहां पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी और एयर कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी, और ऐसे में प्लांट की डेथ इजीली हो सकती है। तो इस तरीके की जो सॉइल है वो बन जाती है यहां पे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स की इन सॉल्ट स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन सॉल्ट स्ट्रेस, क्या टाइप्स होते हैं देखिए। सबसे पहला टाइप है, इसे कहते हैं अवॉइडर्स। आप समझ गए मतलब अवॉइडर्स का, ऐसे प्लांट्स जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरे टाइप के प्लांट्स होते हैं, इन्हें कहते हैं टॉलरेंट, यानी ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट करते हैं, तो ये टॉलरेंट है। अवॉइडर्स हैं वो अवॉइड करते हैं। क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो अवॉइडर्स होते हैं, ये अवॉइडर्स में एक तरीके के जो प्लांट्स हैं इनको कहते हैं सॉल्ट रेगुलेटर्स, सॉल्ट रेगुलेटर्स। अब नाम से भी थोड़ा पता चल रहा ना कि ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करेंगे, ये प्लांट्स क्या करते हैं, टेक सॉल्ट एंड वाटर टुगेदर, वाटर टुगेदर,
ये जितना सॉल्ट लेते हैं उससे कहीं ज्यादा गुना अधिक पानी लेते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि 1 चम्मच सॉल्ट है तो 1 बाल्टी पानी है। अब 1 बाल्टी पानी में 1 छोटी चम्मच सॉल्ट का अगर डिजोल्व भी करेंगे तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्सेस अमाउंट के अंदर पानी भी ले लेते हैं जिससे कि सॉल्ट का इफेक्ट है थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने अवॉइड कर दिया सॉल्ट स्ट्रेस को। इनके शरीर में सॉल्ट गया लेकिन सॉल्ट से ज्यादा, कई गुना ज्यादा तो पानी गया, तो सॉल्ट स्ट्रेस अवॉइड हो गया। दूसरा एक और तरीका देखिए अवॉइडर का, इसे बोलते हैं सॉल्ट एक्सक्रीटर। सॉल्ट एक्सक्रीटर्स, यहां पर भी नाम से समझ में आना चाहिए, एक्सक्रीट आउट करना। यदि एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट है तो उसे एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। एक्सेस सॉल्ट इज excreted out from special glands। जैसे हो सकता है सॉल्ट ग्लैंड्स हो, तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट है उसको बाहर निकाल देंगे। ये हुआ अपने पास में अवॉइडर्स के बारे में। अब बात करते हैं अपन टॉलरेंट की। टॉलरेंट प्लांट्स की जो कैटेगरी है उसे कहते हैं सॉल्ट एक्यूमुलेटर। ये बेचारे प्लांट्स, इनके पास में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को अवॉइड करने की कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये प्लांट्स के साथ क्या होता है, सॉल्ट इनकी बॉडी में जाता है, इकट्ठा हो जाता है। समय के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट इनकी बॉडी में जाके इकट्ठा होता जाएगा तो इनकी सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव 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 होती चली जाएगी। आज चेक करोगे तो कम नेगेटिव होगी, 10 दिन बाद और ज्यादा नेगेटिव, 1 महीने बाद और ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि इनके पास में स्ट्रेस को अवॉइड करने का तरीका तो है नहीं। ये क्या कर सकते हैं, ये खाली सॉल्ट को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो दे एब्जॉर्ब एंड एक्यूमुलेट सॉल्ट। एब्जॉर्ब करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, बस यही कर सकते हैं ये। तो ये हुआ अपने पास में टाइप्स ऑफ प्लांट। एक और चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा, याद रखना। जब कभी भी ऑस्मोटिक स्ट्रेस आता है, ड्यूरिंग ऑस्मोटिक स्ट्रेस, तो याद रखिएगा कि जो शूट की ग्रोथ है, शूट ग्रोथ, शूट समझते हैं आप लोग, जो अबाव द ग्राउंड पार्ट होता है, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, वो तो डिक्रीज हो जाती है। और ऑस्मोटिक स्ट्रेस के दौरान लेटरल बड्स बननी चालू होती है। लेटरल बड फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। लेटरल बड फॉर्मेशन, जो साइड की जो बड्स है वो ज्यादा बनेगी ड्यूरिंग ऑस्मोटिक स्ट्रेस, और जो ये शूट ग्रोथ है ये कम हो जाएगी। तो ये हुआ अपने पास में एक टाइप का सॉल्ट स्ट्रेस के प्लांट्स। अब बात करते हैं एक मैकेनिज्म की, प्लांट रेस्पॉन्स की बात करते हैं। प्लांट रेस्पॉन्स टू सॉल्ट स्ट्रेस। प्लांट क्या रेस्पॉन्स देगा जब उसे सॉल्ट का स्ट्रेस आएगा, तो उसके लिए प्लांट के पास में एक मैकेनिज्म होती है। उस मैकेनिज्म का नाम है आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। नाम से भी कुछ समझ में आना चाहिए। आयंस का एक्सचेंज करना क्या होगा इसके अंदर, मैं आपको सिंपली एक बार बताता हूं, सुनिए ध्यान से। प्लांट की एक सेल के अंदर साइटोसोल में
मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। प्लांट सेल के साइटोसोल में मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। यदि साइटोसोल के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाती है, और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के डिस्टर्ब होने से सेल की डेथ हो सकती है। तो प्लांट को एक उपाय करना है कि उसे अपने साइटोसोल से सॉल्ट को हटाना है। साइटोसोल से सॉल्ट को हटाने के दो तरीके हैं। या तो उस सॉल्ट को सेल के बाहर निकाल दो, या उस सॉल्ट को वैक्यूल के अंदर डाल दो, पर साइटोसोल से हटा दो। अगर वैक्यूल में डालेंगे तो भी साइटोसोल से हट जाएगा, और अगर सेल के बाहर डालेंगे तो भी साइटोसोल से हट जाएगा। तो इस आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म में कुछ ऐसा ही किया जाता है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। आप इमेजिन करिएगा कि ये एक प्लांट सेल है, और इस प्लांट सेल के अंदर ये कोई वैक्यूल है। अपन दोनों चीजें आराम से समझ लेंगे। यहां पे लिख देता हूं मैं वैक्यूल, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आप सुनते जाइए आराम से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक टाइप के ट्रांसपोर्टर्स हैं, इन्हें कहते हैं पी टाइप एटीपीएज। पी टाइप एटीपीएज। दूसरे टाइप के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इन्हें कहते हैं SOS1, साल्ट ओवरली सेंसिटिव 1। बताऊंगा मैं भी आपको। इसके अलावा यहां पर एक ट्रांसपोर्टर है, इसका नाम है नॉन सेलेक्टिव या नॉन स्पेसिफिक कैटायन चैनल, और एक यहां पर कैल्शियम पंप भी है, कैल्शियम पंप। ये इतने सारे ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत हमें पड़ेगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है। और अब इस वैक्यूल पे सुनिए कौन कौन है। वैक्यूल के ऊपर एक तो है वी टाइप एटीपीएज, वी टाइप एटीपीएज। एक यहां पर है पायरोफॉस्फेटेज, और एक यहां पर है, ये हो गया पायरोफॉस्फेटेज, और एक है यहां पर सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर। अभी सब बता दूंगा मैं। अब सुनिए ध्यान से क्या होता है। सबसे पहले एक नंबर पे ये काम करता है, इसलिए मैंने एक नंबर लगा दिया। इसका नाम है, इसका नाम इधर लिख देता हूं मैं, इसका नाम है नॉन स्पेसिफिक कैटायन चैनल। यानी कि ये बिना किसी स्पेशल कंडीशन के कैटायंस को अंदर आने देता है, तो ये नॉन स्पेसिफिक कैटायन चैनल हो गया। इस कैटायन चैनल की मदद से सेल के अंदर पोटेशियम एंड सोडियम की एंट्री होती है, पोटेशियम एंड सोडियम की एंट्री होती है। फिर उसके बाद में जब पोटेशियम एंड सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो दो नंबर पे ये एटीपीएज का कैल्शियम पंप काम करता है, और ये कैल्शियम पंप के कारण सेल के अंदर कैल्शियम की एंट्री होती है। सेल के अंदर कैल्शियम की एंट्री हो गई। अब सेल के अंदर ऑलरेडी एक प्रोटीन है जिसका नाम है SOS3, इसका नाम है SOS3। ये कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, इन SOS3 के साथ जुड़ जाते हैं। SOS3 के साथ जुड़ने से यहां बनता है कैल्शियम आयन एंड SOS3 का एक कॉम्प्लेक्स, ये बन गया ऐसे। फिर उसके बाद में यहां पर एक सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है जिसका नाम है SOS2। SOS2
एक सेरीन थ्रियोनिन काइनेज होता है। सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है तो ये काइनेज एक्टिविटी करेगा ना, लेकिन ये एक्टिवेट कैसे होता है वो देखो। जब SOS3 अलोंग विथ कैल्शियम आयन इसके साथ बाइंड होते हैं तो SOS2 फिर SOS3 और कैल्शियम आयन, ये तीनों का जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये काइनेज एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, जब ये प्रोसेस चल रही होती है उसी समय पर पी टाइप एटीपीएज से एटीपी लगा करके, एटीपी का खर्चा करके प्रोटॉन्स को बाहर भेजा जाता है। ये प्रोटॉन्स हैं और ये प्रोटॉन्स बाहर चले गए। जब ये प्रोटॉन्स बाहर जाते हैं तो बाहर, यानी ये तो मैंने सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, ये सेल की सेल वॉल होती है, सेल वॉल। तो एपोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। जब यहां प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये प्रोटॉन्स अब वापस अंदर आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे देखो। SOS2 क्या करेगा, SOS2 SOS1 के ऊपर फॉस्फेट जोड़ देगा, ये फॉस्फेट जोड़ देता है यहां पे। जब SOS1 पे फॉस्फेट जुड़ती है तो अब SOS1 क्या करता है, जो बाहर से प्रोटॉन, बाहर जो प्रोटॉन गए थे उन प्रोटॉन को तो ये अंदर लाता है, और अंदर जो सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रखी थी वो सोडियम आयन को बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल से कम की जाती है। क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आप सुनिए। सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक कैटायन चैनल्स से सोडियम एंड पोटेशियम अंदर आ जाते हैं। जब ये आयंस अंदर आते हैं तो सेल के अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। कैल्शियम है वो पंप की मदद से अंदर आता है। सेल के अंदर ऑलरेडी SOS3 है, ये SOS3 कैल्शियम आयन से जुड़ जाता है और SOS3 कैल्शियम आयन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये SOS3 और कैल्शियम आयन मिलकर के जुड़ जाते हैं SOS2 से, जो कि एक सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है। जब ये हो रहा होता है तो उसी समय पी टाइप एटीपीएज से एटीपी के खर्चे से प्रोटॉन बाहर निकलते हैं। SOS2 जैसे ही SOS3 और कैल्शियम आयन से जुड़ेगा, ये फॉस्फोराइलेशन कर देता है SOS1 का, और जो SOS1 है ये क्या करेगा, बाहर वाले प्रोटॉन को अंदर लाएगा और अंदर वाले सोडियम को बाहर निकालेगा। एक तरीका तो ये हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा तरीका सुनिए अभी ध्यान से। दूसरे तरीके में क्या किया जाता है कि जो पायरोफॉस्फेटेज पंप है उसकी मदद से अंदर प्रोटॉन्स भेजे जाते हैं, और एनर्जी कहां से मिलेगी, एनर्जी मिलेगी पायरोफॉस्फेट से। पायरोफॉस्फेट को तोड़ा जाता है और दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनती है। फिर ये जो वी टाइप एटीपीएज है इनसे भी प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाती है, यहां एटीपी का खर्चा लगेगा और एडीपी बन जाएगा। पी टाइप वी टाइप एटीपीएज वैक्यूल पे होते हैं, पी टाइप एटीपीएज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो जब कभी भी ये सेल को सॉल्ट कम करना है तो ये अपनी वैक्यूल के ऊपर जो वी टाइप एटीपीएज एंड पायरोफॉस्फेटेज पंप होते हैं उनको चला के प्रोटॉन को अंदर भर देती है। इससे प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ जाती है। प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ेगी तो यहां एक दूसरा प्रोटीन होता है, ये दूसरा प्रोटीन है, इसका नाम है NHX1। अभी मैं फुल फॉर्म वगैरह सब लिखा दूंगा। इस प्रोटीन की मदद से, ट्रांसपोर्टर की मदद से अंदर के प्रोटॉन्स तो बाहर निकलते हैं और बाहर जो सोडियम आयंस हैं वो अंदर चले जाते हैं। बाहर मतलब साइटोसोल में। तो साइटोसोल से कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, हमें अल्टीमेटली साइटोसोल से ही सोडियम को कम करना था और साइटोसोल से सोडियम कम हो चुके हैं। ये हो गया सॉल्ट रेस्पॉन्स। अब मैं आपको नाम लिखा देता हूं।
जैसे एक तो SOS की फुल फॉर्म क्या है? इसका नाम है सॉल्ट ओवरली सेंसिटिव, सॉल्ट ओवरली सेंसिटिव। अब 1 2 3 जो भी लगाना है वो लगा दीजिए। फिर उसके बाद में जो SOS1 है, SOS1, यहां देखिए ये काम कर रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ये SOS1 काम कर रहा। इस SOS1 की खास बात, मतलब इसका नाम, इसे कहते हैं सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर। ये सोडियम प्रोटॉन का एंटीपोर्टर है, सोडियम को बाहर भेजता है, प्रोटॉन को अंदर लाता है। फिर इसके अलावा जो NHX है, NHX, N का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, ये NHX का एक और नाम है, इसे कहते हैं एट NHX, या इसको भी बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर। तो ये सोडियम हाइड्रोजन का एंटीपोर्टर भी हो गया, और ये एट NHX भी बोलते हैं इसको। तो ये हुआ हमारे पास में सॉल्ट स्ट्रेस के बारे में। अब चलिए हम एक और स्ट्रेस की बात करते हैं, इसे कहते हैं चिलिंग स्ट्रेस। और चिलिंग स्ट्रेस से मिलता जुलता ही एक और स्ट्रेस है फ्रीजिंग स्ट्रेस। तो दोनों की हम बात कर लेते हैं। फ्रीजिंग स्ट्रेस, फ्रीजिंग स्ट्रेस। अब मैं आपको चिलिंग एंड फ्रीजिंग स्ट्रेस समझाऊं उससे पहले कुछ बातें बता देता हूं। आपको चिलिंग एंड फ्रीजिंग के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा टेम्परेचर के रेफरेंस में बना रहा हूं। ये सपोज करो कि ये है 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री। अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो -1 हो जाएगा, लेट से -5 हो गया, देन -10 हो गया, -15 हो गया, -20 हो गया। और अगर ऊपर की साइड में जाएंगे, सपोज +1 हो गया, +5 हो गया, +10 हो गया, +15 हो गया, +20 हो गया, सो ऑन, ऐसे। अब आप खुद सोचो कि जो सेल्स होती हैं, चाहे वो एनिमल की सेल हो या प्लांट की सेल हो, उन सेल्स के अंदर 0 डिग्री के ऊपर तो पानी जमेगा नहीं, क्योंकि सेल्स का जो वाटर होता है उसमें तो कितने सारे सॉल्यूट्स वगैरह होते हैं, वो प्योर वाटर थोड़ी होता है। प्योर वाटर तो 0 डिग्री पे जम जाता है, पर सॉल्यूट वाटर वाला तो नहीं जमेगा ना, सॉल्यूशन वाला। तो एक बार हाइपोथेटिकली मान लो कि जो -10 है, यहां पे अगर टेम्परेचर हो जाए तो आइस फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है -10 पे। तो हमारे पास में -10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये एक रेफरेंस पॉइंट बन गया। इस टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर साइटोसोल के वाटर में आइस बन जाए, उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमारे पास में दो टर्म्स है, चिलिंग एंड फ्रीजिंग। इन दोनों का मतलब अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या मतलब होता है? फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर और एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर वाटर ठंडा रहता है, यानी मान लीजिए कि ये वाटर है, वो कूल वाटर है, कूल वाटर। तो यहां तक का जो स्ट्रेस होता है, इसको बोलते हैं चिलिंग स्ट्रेस। चिलिंग स्ट्रेस। चिलिंग स्ट्रेस का मतलब जहां बर्फ तो ना जमे लेकिन ठंडा जरूर हो, उसे बोलते हैं चिलिंग। और यदि हम फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चले जाएं, कितना ही नीचे चले जाओ, तो इसे बोलते हैं फ्रीजिंग स्ट्रेस।
फ्रीजिंग स्ट्रेस। आप अच्छे से इन दोनों का मीनिंग समझ लें और इनमें डिफरेंशिएट कर लें। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां बर्फ बन जाए या जहां साइटोसोल है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर हो जाए तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग स्ट्रेस, क्योंकि यहां पर सेल्स का सारा साइटोसोल जमने लगेगा। और यदि फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है लेकिन वो भी ठंडा है तो उसे कहते हैं चिलिंग स्ट्रेस। तो ये दो टाइप के स्ट्रेस हो गए, मैं यहां लिख देता हूं। चिलिंग स्ट्रेस का मतलब होता है लो टेम्परेचर अबाव फ्रीजिंग पॉइंट, इसे कहते हैं चिलिंग स्ट्रेस। और यदि मैं फ्रीजिंग स्ट्रेस की बात करूं, फ्रीजिंग स्ट्रेस, तो फ्रीजिंग स्ट्रेस का मतलब होता है लो टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाए तो उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग स्ट्रेस, और फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है तो चिलिंग स्ट्रेस। ये दो चीजें कंफर्म हो गई आपको। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रीजिंग की प्राइमरी एंड सेकेंडरी इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग, एंड उसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग की। सेकेंडरी इफेक्ट क्या क्या होगा देखो। प्राइमरी इफेक्ट का मतलब यदि एक आपके पास में सपोज करो सेल है, एक बार इमेजिन करो कि एक सेल है, आपने उसको हाथ में पकड़ रखा है। इस सेल में अभी तक लिक्विड वाटर है और एक सेकंड में ये पूरी की पूरी सेल है वो आइस में कन्वर्ट हो गई। अब आप सोचो कि डायरेक्ट क्या क्या होगा। जैसे ही फ्रीजिंग स्ट्रेस आता है, सबसे पहले तो लिक्विड वाटर एकदम से जीरो हो जाता है, तो वाटर पोटेंशियल में डिक्रीज होगा सेल के। लिक्विड वाटर है वो वाटर पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे ही सेल में अचानक से बर्फ जम गई, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होते ही सेल में डिहाइड्रेशन हो जाता है। सेल डिहाइड्रेशन बर्फ के रूप में है पर बर्फ के रूप में काम का नहीं है, सेल डिहाइड्रेशन हो जाता है। देन उसके बाद में आइस क्रिस्टल्स बनेंगे। ये तो हो गया अपने पास में प्राइमरी इफेक्ट। और यदि मैं सेकेंडरी इफेक्ट्स की बात करूं तो सेकेंडरी स्ट्रेस में, सॉरी सेकेंडरी इफेक्ट के अंदर हम लिख लेंगे सेम एज चिलिंग स्ट्रेस। और अभी मैं आपको चिलिंग स्ट्रेस का बताऊंगा तो आपको एक दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, आप एक बार यही लिख लीजिए सेम एज चिलिंग स्ट्रेस। अब बात करते हैं प्राइमरी इफेक्ट ऑफ चिलिंग की, प्राइमरी इफेक्ट ऑफ चिलिंग, और फिर बात करेंगे सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ चिलिंग की। प्राइमरी इफेक्ट ऑफ चिलिंग के अंदर सबसे पहले तो जैसे ही वाटर ठंडा होता है, वाटर की मूवमेंट रुकती है। वाटर की मूवमेंट रुकने का सीधा सीधा मतलब है वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है। वाटर पोटेंशियल के डिक्रीज होने से वाटर की कमी हो जाती है, तो ये एक अपना प्राइमरी इफेक्ट है। अब सेकेंडरी इफेक्ट देखो। सेकेंडरी इफेक्ट के अंदर एक तो मेम्ब्रेन डिसफंक्शन, मेम्ब्रेन के जितने भी फंक्शंस हैं वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है ना,
मेम्ब्रेन काम करना बंद करेगी, मेम्ब्रेन जमने लगेगी, तो मेम्ब्रेन पर ट्रांसपोर्ट होता है, मेम्ब्रेन पे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं, मेम्ब्रेन दूसरे से कनेक्शन करती है, वो सब चीजें जो है वो रुकेगी यहाँ पे। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद में और देखिए, एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, सॉल्यूट लीकेज हो जाएगा। अगर मेम्ब्रेन जम गई तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जैसे सर्दियों के दिनों में हमारे जो पैर की एड़ियां होती है ना, एड़ियां कैसे फट जाती है पैर की, क्योंकि जो मेम्ब्रेन्स है वो उसमें क्रैक्स आ जाता है, और ऐसा होने से अंदर का जो सॉल्यूट है वो लीक हो जाएगा। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में इम्बैलेंस हो जाता है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इम्बैलेंस हो जाता है। देन उसके बाद में एटीपी डेप्लीशन हो जाता है, एटीपी की कमी हो जाती है। एटीपी के कमी होने के साथ साथ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ जाती है। इसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो स्टॉप हो जाती है, वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होगा। फिर लीफ का कलर बदल जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ लीव्स का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन पंप्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो मेम्ब्रेन में लगे हुए थे, मेम्ब्रेन तो जम गई है, तो जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं इनएक्टिव होना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा प्रोटीन फोल्डिंग बिगड़ जाएगी, प्रोटीन फोल्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जब टेम्परेचर लो होगा तो जरूरत से ज्यादा प्रोटीन्स, जरूरत से ज्यादा बॉन्ड्स बनना चालू हो जाएंगे, वीक इंटरेक्शंस, तो प्रोटीन है वो जम जाएंगे। ये है सेकेंडरी इफेक्ट। ये लमसम सेम होते हैं चिलिंग एंड फ्रीजिंग दोनों के, तो आप इतना कर लीजिएगा। अब उसके बाद में मैं आपको बताता हूं, सॉरी, चिलिंग से या फ्रीजिंग से बचने का तरीका। यानी हम बात करेंगे प्लांट रेस्पॉन्स की। प्लांट रेस्पॉन्स के अंदर एक तो आप पाथवे छोटा सा याद रखिए, जब कभी भी लो टेम्परेचर होता है तो लो टेम्परेचर से एक एंजाइम एक्टिवेट होगा, उस एंजाइम का नाम होगा हिस्टिडीन काइनेज 33, HIK33। इसकी फुल फॉर्म है हिस्टिडीन काइनेज। ये एक्टिवेट हो जाता है, ये एक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेट होगा और करेगा रेस्पॉन्स रेगुलेटर को, RRE। इसकी फुल फॉर्म है रेस्पॉन्स रेगुलेटर। ये है RRE26। ये एक्टिवेट होगा तो ये कोल्ड रेगुलेटर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, कोल्ड रेगुलेटेड जीन्स हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। एक तो ये रेस्पॉन्स याद रखिए। दूसरा रेस्पॉन्स, सेल का पानी जम ना जाए इसके लिए कॉम्पेटिबल सॉल्यूट्स बनाए जाते हैं, कॉम्पेटिबल सॉल्यूट्स। आपको इतना तो पता है कि जो प्योर वाटर होता है वो जल्दी जम जाता है, और जिस वाटर के अंदर सॉल्यूट्स होते हैं वो धीरे जमता है, कम जमता है। तो सॉल्ट के साथ में
वाटर है वो थोड़ा कम जमेगा, स्लो स्पीड से जमेगा, इसलिए ये सॉल्ट बनाए जाते हैं। अब इसमें ज्यादा तो देखो सिंपल सुगर्स होती हैं, यहां सिंपल सुगर्स है वो बिहेव कर सकती है कॉम्पेटिबल सॉल्यूट के लिए, लेकिन वाटर स्ट्रेस वाले में सुक्रोज नहीं था, ग्लूकोज भी नहीं था, जबकि यहां ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज दोनों जगह था, फ्रक्टोज यहां पर भी है, रेफिनोज भी है, स्टेकियोज भी है। ये तो हो गया सिंपल शुगर। फिर उसके बाद में प्रोलीन, बिटेन्स, एक ग्लाइसिन बिटेन्स, ये कॉम्पिटिबल सॉल्यूट्स हैं वो रखे जाएंगे सेल के अंदर। तो इन सब से क्या होगा कि जल्दी से जमेगा नहीं पानी। इसके अलावा एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स वो बनाए जाते हैं, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स में आप दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक का नाम है डिहाइड्रिन, डिहाइड्रिन, और एक का नाम है लिया प्रोटीन, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया है। लिया प्रोटीन ये है। अब आपको एक सिंपल सी चीज मैं बता देता हूं, हाउएवर आपको पता होगी, बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा। दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट और दूसरे होते हैं चिलिंग सेंसिटिव प्लांट। चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स। अब इन चिलिंग रेजिस्टेंट और सेंसिटिव प्लांट्स जो है, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैटी एसिड्स का फर्क आता है। जो रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं इनके अंदर डीसैचुरेज एंजाइम ज्यादा काम करता है, डीसैचुरेज एंजाइम ज्यादा होता है। और जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं इनमें सैचुरेज एंजाइम ज्यादा होता है, सैचुरेज एंजाइम ज्यादा है, एक्टिव भी ज्यादा है। डीसैचुरेज एंजाइम क्या करता है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है और उनकी टेल शॉर्ट होती है, शॉर्ट टेल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जो सैचुरेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो लॉन्ग टेल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। इससे क्या होगा, जो शॉर्ट टेल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, लो टेम्परेचर पे ये पैक नहीं होते, इससे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बनी रहती है। नॉट पैक्ड गुड एट लो टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर पे पैक नहीं होते और इससे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बनी रहती है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मेंटेन्ड, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन्ड रहती है। और जो लॉन्ग टेल्ड फैटी एसिड्स होते हैं ये पैकेजिंग इनकी अच्छी होती है, गुड पैकेजिंग, गुड पैकेजिंग एट लो टेम्परेचर। इसके कारण मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है, पैक हो जाते हैं, ये जम जाते हैं, ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज।
और इससे प्लांट मर जाता है आसानी से। तो ये है अपने पास में रिगार्डिंग दिस चिलिंग एंड फ्रीजिंग स्ट्रेस। तो हमने आज दो टाइप के स्ट्रेस देखे, एक सॉल्ट वाला देखा और एक चिलिंग फ्रीजिंग वाला देखा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हीट स्ट्रेस एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देखेंगे एंड उसके नेक्स्ट क्लास में हम बायोटिक स्ट्रेस चालू करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।